हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा अकादमी। तो आज का यह वीडियो क्लास 10 सोशल साइंस वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के कुल 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी दिया है 2012 में, ऑप्शन सी दिया है 2013 में, और ऑप्शन डी दिया गया है 2014 में। तो कब पारित हुआ था फ्रेंड छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कब हुआ था? 2012 में फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? 2012 में। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना। कब पारित हुआ? 2012 में फ्रेंड। तो क्या फ्रेंड आप ये भी जानना चाहते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं फ्रेंड, फिर भारत में खाद्य सुरक्षा कब आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में ही, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड उसे भी जान लेते हैं ना, क्योंकि हमारा काम ही है जानना, है ना। तो उसे भी जान लेते हैं। तो भारत में जो लागू हुआ था फ्रेंड, वो लागू हुआ था 2013 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहे तो 2012 में, और भारत में कहे तो 2013 में, ठीक है ना। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ फ्रेंड। इसी से प्रेरित होकर के भारत सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया फ्रेंड, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फ्रेंड, दोनों को रिलेट करके। 2012 में हमारे छत्तीसगढ़ में, और 2013 में पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ फ्रेंड। आइए अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो प्रश्न 2 दिया है, इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से हमें बताना है कि नवीनीकरण संसाधन कौन नहीं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है फ्रेंड, ए सौर ऊर्जा, बी दिया है पवन ऊर्जा, और सी दिया है कोयला, और डी दिया है जल ऊर्जा। तो इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है फ्रेंड? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोयला फ्रेंड, है ना। चूंकि देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये सभी नवीनीकरण संसाधन है फ्रेंड। ये सभी क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा है फ्रेंड। और कोयला जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा नहीं है, यानी कि ये अनवीनीकरण संसाधन है फ्रेंड। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी, कोयला नवीनीकरण संसाधन नहीं। आइए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रेंड, ए नगर, बी महानगर, सी कस्बा, और डी दिया है वृहद नगर। तो क्या कहेंगे फ्रेंड 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, हमें 5 से 10 लाख कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है फ्रेंड। 5 से 10 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? नगर तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे फ्रेंड। उसे क्या कहेंगे? वो महानगर में आएगा फ्रेंड, यानी कि उस बसाहट को महानगर कहते हैं फ्रेंड, जहाँ 5 से 10 लाख की जनसंख्या होती है, ठीक। आइए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन में हमें दिया है ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, जर्मनी, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं फ्रेंड। कितने देश हैं सुरक्षा परिषद में? 5। अब ये 5 देश हैं तो इनका काम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, ये 5 देश जैसा कहेंगे वैसा ही सभी देश में होगा, इसीलिए इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। तो ये 5 देश का समूह है, ये 5 देश जैसा कहेगा फ्रेंड वैसा ही सभी देश में किया जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो इसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं फ्रेंड। और दो कौन कौन से देश होंगे तो उसे भी चलो मैं बता रहा हूँ। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन हो गया 3, और ये चौथा हो गया फ्रेंड फ्रांस, फ्रांस है, और 5वां है चीन फ्रेंड, ठीक है, ये चीन। तो ये 5 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जो जैसा कहेगा वैसा ही सभी देश में होगा फ्रेंड। तो हमारा क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि क्या भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड कि भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए कि नहीं, या बनाया जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी, ठीक है ना, यानी कि जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। आइए इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें दिया है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो फ्रेंड हमें भारत सरकार का केंद्रीय बैंक बताना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी दिया है भारतीय सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी दिया है राज्य सरकारी बैंक, और ऑप्शन डी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक।
तो भारत सरकार के केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक फ्रेंड। ठीक है, इसे ही कहते हैं बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहते हैं बैंकों का बैंक, और यही भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है फ्रेंड। ठीक है, यही सभी जो नोट हैं, सिक्के हैं, पैसे हैं, वो जारी करता है फ्रेंड। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आइए इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमें दिया है द्वीपों का देश कहलाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया है नाइजीरिया, ऑप्शन सी दिया है भारत, और ऑप्शन डी दिया है वियतनाम। तो किस देश को कहते हैं फ्रेंड द्वीपों का देश? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। यानी कि इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? द्वीपों का देश। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत सारे द्वीपों से मिल करके बना है, इसीलिए इसे द्वीपों का देश कहते हैं इंडोनेशिया को। ठीक है, इंडोनेशिया को कहते हैं द्वीपों का देश। ठीक है फ्रेंड, आइए इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है हिटलर घोर विरोधी था। हिटलर घोर विरोधी था। ऑप्शन ए दिया है ईसाइयों का, ऑप्शन बी दिया है मुसलमानों का, ऑप्शन सी दिया है बौद्धों का, और ऑप्शन डी दिया है यहूदियों का। तो हिटलर किसका विरोधी था फ्रेंड? तो अगर आप पढ़े होंगे हिटलर के बारे में तो आप जानते होंगे फ्रेंड ये किसका घोर विरोधी था? तो ये था फ्रेंड यहूदियों का, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी यहूदी। क्योंकि हिटलर कौन था फ्रेंड? हिटलर आप लोग जानते हो ये जर्मनी का क्या था? तानाशाह था, और ये यहूदियों को शोषण करने वाला समझता था फ्रेंड। इसीलिए इसने यहूदियों को बुरी तरीके से कुचला था। बहुत सारे यहूदियों को इनके समक्ष मारा गया था फ्रेंड। इसीलिए हिटलर को घोर विरोधी कहा जाता है यहूदियों का। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं। आठवां प्रश्न दिया है फ्रेंड जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रेंड वर्षा, ऑप्शन बी दिया है भूकंप, ऑप्शन सी दिया है पवन, और ऑप्शन डी दिया है सामाजिक मान्यता। तो जापान में मकान को जो बनाया जाता है फ्रेंड वो लकड़ी और हल्की वस्तुओं से बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि भूकंप। चूंकि जापान में ज्यादातर भूकंप ही आता रहता है फ्रेंड। अभी अभी हाल में भी वहां पर 2-3 बार भूकंप आ चुका है, इसलिए वहां के लोग लकड़ी और हल्की वस्तुओं से घर बनाते हैं फ्रेंड, यानी कि अपना मकान बनाते हैं ताकि ज्यादा क्षति न हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप। इसी प्रकार आइए देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 हमें दिया गया है खरीफ ऋतु का आगमन होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग जानते ही होंगे। खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है मानसून के आगमन के साथ, ऑप्शन बी दिया है मानसून की वापसी के साथ, और ऑप्शन सी दिया है मकर संक्रांति के बाद, और ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कब होता है फ्रेंड खरीफ ऋतु का आगमन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि मानसून के आगमन के साथ, है ना फ्रेंड। जैसे ही जून जुलाई में क्या होता है? मानसून के आगमन होता है जून जुलाई में फ्रेंड, और उसी के साथ क्या होता है? खरीफ ऋतु साथ आता है फ्रेंड। ठीक है, तो खरीफ ऋतु का आगमन मानसून के आगमन के साथ होता है। तो आइए फ्रेंड आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम 10वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है फ्रेंड सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है ए अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है पैसे कमाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है सार्वजनिक हित के लिए, और ऑप्शन डी दिया है सरकारी कार्यालयों के लिए। तो फ्रेंड इसे ये तर्क वाला है, इसे आप लोग तर्क करके आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। तो क्यों प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए हमें दिया है अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए। तो ये तो इसे तो आप लोग अपने ही तर्क से काट सकते हो फ्रेंड, ऐसा तो नहीं होगा अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए सरकार बिजली देता है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ऑप्शन बी दिया है पैसे कमाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड, इसे भी हम काट सकते हैं। पैसे कमाने के लिए क्या अतिरिक्त बिजली देगा? नहीं। और सी दिया है सार्वजनिक हित के लिए, हाँ तो ये हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये हो सकता है सार्वजनिक हित के लिए बिजली की सुविधा प्रदान की जा सकती है, तो ये हो सकता है। और डी भी देख लेते हैं सरकारी कार्यालयों के लिए, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड, यानी कि हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? सी सार्वजनिक हित के लिए फ्रेंड। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, क्यों? सार्वजनिक हित के लिए। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।